बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं क्वालिटी टाइम विद डॉक्टर सजाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के ऊपर जिससे लोग डरते ज़्यादा हैं और जानते कम हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी खातून को महसूस हो कि उसके छाती में गिल्टी है तो सबसे पहला ख्याल आता है, क्या ये कहीं कैंसर तो नहीं। यही ख्याल, यही डर उसको सोने नहीं देता। और याद रखें, हर गिल्टी कैंसर नहीं होती। आज हम बात करेंगे फाइब्रोएडिनोमा, छाती की गिल्टी। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, बग़ैर दर्द के होती है, लेकिन याद रखें ये कैंसर नहीं होता। लेकिन इसके अगर किसी खातून को ये इत्तफ़ाक़न महसूस हो जाए तो उसके माइंड में बहुत सारे सवालात आते हैं। क्या ये कैंसर है? क्या ये बाद में कैंसर हो जाएगा? इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या ऑपरेशन कराना ज़रूरी है? इन सारे सवालात के जवाब आज हम आपको देंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आज हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर हमना खान और अहमद अफनान सर्जन हैं, जो हमें बताएंगे फाइब्रोएडिनोमा, छाती की गिल्टी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेलकम टू आवर चैनल। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर सजाद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम और इम्पॉर्टेंट मौजू पे मुझे बात करने का मौका दिया। बेशक ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लोगों को इसके बारे में शऊर है ही नहीं, जिसकी वजह से जो असल हकदार हैं ट्रीटमेंट के वो तो या तो लेट प्रेजेंट करते हैं और जिनको कुछ नहीं होता वो इसी तरह से जो है वो परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी तमाम ख़वातीन को, क्योंकि ये मसला हमारी माँ बहन हर एक के साथ घर में मौजूद होता है। तो मैडम, सबसे पहले बताएं हमारे देखने वालों को कि ये गिल्टी जो है छाती में बनती क्यों है? सबसे पहले तो बात ये है कि जो गिल्टी है वो कभी भी सिर्फ़ कैंसर की वजह से नहीं होती या उसकी रीज़न जो है वो कैंसर नहीं होती। जो भी छाती की अंदर जो हमारी ब्रेस्ट के अंदर गिल्टियाँ बनती हैं, उसकी बहुत सारी रीज़न्स जो है वो होती हैं। सबसे पहले उसमें हार्मोनल चेंजेस, ये एक फ़ितरी अमल है कि ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस आती हैं और ये मंथली चेंजेस होती हैं। इसमें भी उनके अंदर जो है वो गिल्टी बनने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में, उसके अलावा पोस्ट डिलीवरी जब जो मदर्स हैं वो अपने बेबीज़ को फ़ीड कराती हैं, उस टाइम भी जो है ये गिल्टियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा गिल्टी बनने की और वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन है, कोई एब्सेस है और फिर कैंसर का तो हम सबको पता ही है। जी। तो ये कुछ वजूहात है जिनकी वजह से आपकी ब्रेस्ट में जो है वो जो गिल्टी है वो बन सकती है। अच्छा मैडम, ये बताएं, क्या हर गिल्टी कैंसर होगी? नहीं, हर गिल्टी कैंसर नहीं होगी, यही हमारे पास मिसकंसेप्शन है और हम सब के अंदर ये चीज़ है कि हर गिल्टी कैंसर है। हर गिल्टी कैंसर नहीं है, इवन एडवांस एज में भी हर गिल्टी कैंसर नहीं है। लेकिन स्पेशली हमारे पास ये चीज़ें देखने में आती हैं कि वो जो गिल्टियाँ 15 इयर्स टू 35 इयर्स तक जाती हैं, उसके दरमियान होती हैं, मोस्टली वो फाइब्रोएडिनोमास होते हैं या वो बिनाइन होती हैं। बिनाइन वो होती हैं जो कि नॉन कैंसरस होती हैं और जो उनमें कोई भी कैंसर का एलिमेंट मौजूद नहीं होता या जरासीम मौजूद नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरी गिल्टियाँ हैं वो हमारे पास जो है वो कैंसर वाली होती हैं और वो 35 साल से लेके तकरीबन ऑनवर्ड्स जो है ये वाली गिल्टियाँ होती हैं। और ये गिल्टियाँ ना सिर्फ ना सिर्फ फीमेल्स में पाई जाती हैं, बल्कि अब जो हमारे पास ट्रेंड आ रहा है उसमें हमारे पास मेल्स में भी ये बहुत देखने में आया है। जी। तो मैडम, इस पे हार्मोन का क्या इफ़ेक्ट है? बेसिकली वो तमाम ख़वातीन जो कि 15 साल से 35 साल के दरमियान हैं, इनको जब इनके एक माहवारी स्टार्ट होती है तो हमारे जो फीमेल्स होती हैं उनमें 2 तरह की हार्मोन्स होती हैं। एक होती है ईस्ट्रोजन, एक होती है प्रोजेस्टेरोन और इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है और ये ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस कॉज़ करती है। टेंडरनेस ये है कि आप जो है अगर हाथ लगाएँ तो आपको छाती में दर्द महसूस हो, तकलीफ़ महसूस हो। इसके अलावा जो वैसे भी दर्द महसूस हो, ये वाले जो हैं ये सब इन हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी गिल्टियाँ हैं जो कि माहवारी के डेज़ में हम जो है वो ज़्यादा फ़ील होती हैं और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और ज़्यादा पेन करती हैं। तो जो हार्मोन्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनमें। बाकी मैडम, जैसा कि ये अचानक गिल्टियाँ बनती हैं, तो इनकी कौन सी अलामात हैं कि अब हम माइंड में रखें कि ये कोई गिल्टी है, अल्लाह ना करे कैंसर है, तो कैसे पता चलेगा हमें? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको कोई गिल्टी महसूस हुई है बिलफ़र्ज़, ठीक है, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने जो है आपको नहीं होना चाहिए, आपको पैनिक अटैक में नहीं जाना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप ये जो है वो ये देखें कि आपको गिल्टी कहाँ है, क्या आपकी एक ही ब्रेस्ट में गिल्टी है या दूसरी ब्रेस्ट में भी है। उसके बाद आप जो है कि जो कोई भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है, कोई भी सर्जन है, उसके पास आप तशरीफ़ लेके जाएँ और वहाँ जाके आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराएँ, प्रॉपर पहले चेकअप और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड देन ट्रीटमेंट। ये इसको हम ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं और ट्रिपल असेसमेंट ये है कि पेशेंट की हिस्ट्री से और उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, ये इसका स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम उसकी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि या हम उसका अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम, और तीसरे उसमें हम एक और जो है वो टेस्ट करते हैं जिसको बायोप्सी कहा जाता है, जिसमें टिश्यू का कोई जो है
है वो ब्रेस्ट का कोई खुलिया या कुछ जो है वो टिश्यू लिया जाता है और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है कि वो आया कैंसर है या कोई नॉर्मल गिल्टी है, कोई बिनाइन गिल्टी है। जी। बाकी क्या मैडम ये पेन के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्मली जो फाइब्रोएडिनोमास हैं, जैसे कि आपका टॉपिक ही फाइब्रोएडिनोमा वाला है, ये जो गिल्टियाँ हैं ये हमारे पास माहवारी के स्टार्ट्स में या उससे जब माहवारी आने वाली होती है ख़वातीन को उससे बिल्कुल पहले स्टार्ट होती हैं और ये जो है जो साइज़ में भी बड़ी हो जाती हैं और पेनफुल भी हो जाती हैं। फिर जैसे जैसे आपका जो एक फ़ीमेल साइकिल है वो 28 डेज़ का होता है, जैसे जैसे आप साइकिल के एंड पे जा रहे होते हो ये वाली जो गिल्टियाँ हैं इनका साइज़ कम होना स्टार्ट हो जाता है और ये पेनलेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो ब्रेस्ट है के अंदर कैंसर वाली गिल्टी होती है वो नॉर्मली पेनलेस होती है और वो बिल्कुल एंड स्टेज पे पेनफुल होती है। जी। अच्छा मैडम बताएं, एक आम गिल्टी और कैंसर में क्या फ़र्क होगा? देखें, जो आम गिल्टी है जिसको हम फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, जैसा कि आपका टॉपिक भी फाइब्रोएडिनोमा के, इस तरह की जो गिल्टियाँ होती हैं इसको ब्रेस्ट माउस कहा जाता है। ब्रेस्ट माउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माउस की तरह जो है वो मूवेबल होती है, इनकी एक जगह से दूसरी जगह आराम से इजीली आप उसको जो है वो चल दी जाती है। लेकिन और इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब ये है कि ब्रेस्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, ठीक है। जी। लेकिन हमारे पास जो कैंसर की गिल्टियाँ हैं वो जड़ों वाली गिल्टियाँ हैं, वो साइडों वाली जगह को भी इन्वॉल्व कर लेती हैं, वो अपने जरासीम ब्लड के अंदर भी भेज देती हैं। इसके अलावा वो सख्त होती हैं, वो हार्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमास जो है ना वो छोटी सी बॉल टाइप गिल्टियाँ होती हैं जो कि जिसकी स्मूथ सरफेस होती है और जो उसके मार्जिन होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। लेकिन जो जो रफ सरफेस वाली जो है वो गिल्टियाँ हो और कहीं पे उबार हो, कहीं पे उसका वो नीचे हो, इसका मतलब है कि आपकी जो गिल्टी है वो मोस्ट लाइकली कैंसर है। जी। अच्छा मैडम ये बताएं, अगर किसी खातून को, किसी बच्ची को गिल्टी महसूस हो तो सबसे पहले वो क्या करे? सबसे पहले एक ये है कि वो पैनिक ना हो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था पिछले सवाल में कि पैनिक नहीं होना। और दूसरी बात ये है कि इसके लिए कि वो क्या करे, हमें उनमें अवेयरनेस जो है वो पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें अपनी बच्चियों को इतना अवेयर जो है वो करना चाहिए कि उन्हें पता हो कि अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो उनको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका मुकम्मल मुआयना कराना चाहिए और उनको उसके साथ साथ एक हम करते हैं ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जो कि सेल्फ एग्जामिनेशन होती है बेसिकली, कि हर महीने जो बच्चियाँ हैं या जो ख़वातीन हैं, जो माएँ हैं, बहनें हैं, उनको चाहिए कि वो हर महीने अपनी ब्रेस्ट का एक वो डेट रख लें और उसमें अपनी जो ब्रेस्ट है उसका एग्जामिनेशन करें। उसमें क्या है कि इसकी आपको जो वीडियोज़ हैं वो भी यूट्यूब पे मिल जाएंगी बआसानी। इसमें वो अपना आपको एग्जामिन कर सकते हैं, अपनी चेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं शीशे के सामने और देख सकते हैं कि उसकी कोई जो उसकी ब्रेस्ट है उसके साइज़ में, शेप में किसी किस्म की कोई उभार, कोई तब्दीली आई हो, कोई हैवीनेस उनको महसूस हो रही हो या कोई डिस्चार्ज हो, क्योंकि नॉर्मली जो कैंसर की गिल्टी है वो ब्लड डिस्चार्ज के साथ हमारे पास प्रेजेंट करती हैं। तो इसके लिए जो है हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को इतना अवेयर करें कि वो हर महीने अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करें, ना सिर्फ बच्चियाँ बल्कि बड़ी जी। ख़वातीन भी। तो मैडम इसका जो डायग्नोसिस है, टेस्ट है, वो कैसे हम कराते हैं? इसके जो बेसिकली वो टेस्ट हैं, पहले तो आपको प्रॉपर सर्जन या प्रॉपर नॉलेज के पास जाना पड़ता जी। है। वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं प्रॉपर, आपकी उसमें हिस्ट्री में क्या आता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री तो कोई नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक वो बीमारी है जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, चाहे वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में हो या चाहे वो सेकेंड डिग्री हो रिलेटिव्स में, वो उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री होती है। देन उसका प्रॉपर एक एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि एक नॉर्मल हाथ में और एक सर्जन के हाथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो प्रॉपर अगर आप सर्जन से इवेल्युएट कराएंगे आपको जो है वो तभी पता लगेगा कि आपकी जो है वो कैसी है वो गिल्टी। अगर तो बाज़ दफ़ा हमें सिंपल वो लग रहा होता है कि फाइब्रोएडिनोमा है, पेशेंट की एज भी उसको शो कर रही होती है, कोई हिस्ट्री भी नहीं होती और बहुत अरसे से गिल्टी होती है, ना उसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, ना कोई उसमें मसला होता है, तो हम पेशेंट को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन वो जो कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या जो एग्रेसिवली ग्रोइंग हो, उनके लिए फिर हम प्रॉपर उसका जो है वो पहले रेडियोलॉजिकल एग्ज़ाम करवाते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी डिपेंडिंग ऑन द एज ये करवाते हैं। देन उसके बाद हम प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं और ट्रीटमेंट जो है वो फिर उसके अकॉर्डिंग होती है, जो गिल्टी है उसका जो डायग्नोसिस होता है कि आया वो फाइब्रोएडिनोमा है या वो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा डॉक्टर अफनान सर, आप हमें बताएं, क्या ये गिल्टी खुद ब खुद ख़त्म हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि हम इस टॉपिक पे एक अवेयरनेस पॉडकास्ट कर सकें।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाए, उसको एडवांस तरीके से जिस तरह हम ट्रीट कर रहे हैं या आजकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो सब लोगों को बता सकें। जी। तो उसके लिए आपके प्लेटफॉर्म के लिए मैं मतलब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मोस्ट ये वेलकम मौका सर। दिया। तो आते हैं हम दोबारा उसकी तरफ कि आपका सवाल है कि ये खुद से ख़त्म हो सकती हैं या नहीं। जी। देखें, इसमें हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये जो गिल्टी या आम ज़ुबान में जिसको रसोली भी कहते हैं, इसकी वजह क्या है, किस वजह से ये बनी है। अगर तो ये हार्मोनल कॉज है कोई, जो जिस तरह के बताया कि माहवारी के दौरान हर खातून के अंदर कुछ हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, तो अगर ये उसकी वजह से है तो ये वक्त के साथ चेंज हो जाती हैं, इनका साइज़ कम हो जाता है और कभी कभार ये खुद से ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए जब बिल्कुल स्टार्ट में इस तरह की कोई गिल्टी महसूस होती है तो उसको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है ताकि उसको देखा जाए कि ये इसका बिहेवियर क्या है। अब कुछ फाइब्रोएडेनोमास होते हैं जिनका साइज़ डिक्रीज़ नहीं करता बल्कि वो साइज़ वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ करता है, अगर वो बिनाइन होता है। लेकिन अगर हम बात करें मेलिग्नेंट की तरफ या ब्रेस्ट कैंसर की तरफ तो उसमें ये बतदरीज साइज़ बढ़ते हैं। तो ये खुद से ख़त्म बिल्कुल हो सकती हैं जो हार्मोनल कॉज होंगे, अगर कोई बीमारी की वजह से हैं तो वो खुद से ख़त्म होने के चांसेस कम होंगे। जी। बाकी सर ये है, जैसे हमारे देखने वालों को कोई बच्ची है, कोई फ़ीमेल है, तो अगर उसको कोई गिल्टी आ गई है, महसूस हो गई है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें बताएं कि हम ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू करेंगे, एडवांस ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑपरेशन कब कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा गाइड करें सर। जी, बिल्कुल। जिस तरह पहले डॉक्टर हमना ने बताया कि जब भी कोई गिल्टी महसूस हो तो उसकी ट्रिपल असेसमेंट होती है। ट्रिपल असेसमेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है, एक टर्म है ब्रेस्ट के लिए स्पेशली। उसमें हम हिस्ट्री देखते हैं, एग्जामिनेशन देखते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस में जब वो कंफर्म हो जाती है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो रेडियोलॉजिकल हैं। हम उसमें देखते हैं कि पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है। अब उसमें अगर देखा जाए तो यंग एज में जो इंसिडेंस है वो फाइब्रोएडेनोमा का बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें एज 15 टू 35 की ब्रैकेट आती है। अबव 35 इयर्स की एज जो है वो ऑलवेज़ सस्पिशियस होती है कि अगर उसमें कभी भी कोई ब्रेस्ट लंप या कोई गिल्टी महसूस हो तो उसको थॉरोली एग्जामिन और थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जिन ख़वातीन के अंदर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है उनको अपनी मैमोग्राफी लाजमी करवानी चाहिए। 25 इयर्स के बाद उनको करवानी चाहिए जिनके ख़ानदान में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस मौजूद है, और जिनके ख़ानदान में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस मौजूद नहीं है उनको 35 इयर्स पे लाजमी मैमोग्राफी करवानी चाहिए और उसके बाद एवरी ईयर उनको एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी करवानी चाहिए। अब अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो जो यंग एज की डिजीज़ है जिसमें फाइब्रोएडेनोमा जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, तो उसमें एक कन्वेंशनल तरीक़ाकार हमारे पास पहले होता था जो हम अभी भी हो रहा है। उसमें क्या करते हैं कि हम कुछ इंसिजन्स देते हैं। अगर वो साइज़ उसका बहुत बड़ा हो गया तो हमें उसकी इंडिकेशन होती है निकालने की, और सेकंड इंडिकेशन होती है इसका कॉस्मेटिक। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे ये छोटी सी गिल्टी है लेकिन मुझे तंग कर रही है, मुझे कॉस्मेटिक कोई इशू आ रहा है, तो उसमें भी उसको निकालने की इंडिकेशन होती है। अब अगर हम आगे इसकी मैनेजमेंट या सर्जरी की बात करें तो ये गिल्टी हमेशा निकलेगी सर्जरी के साथ, उसके अलावा इस गिल्टी को ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। तो सर्जरी के लिए आगे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जो एक कन्वेंशनल तरीका है, हम एक कट देते हैं, कट के थ्रू हम उस जो लंप है जो फाइब्रोएडेनोमा है उस तक हम अप्रोच करते हैं और हम वहाँ से उसको इन्यूक्लिएट कर देते हैं। इसको इन्यूक्लिएट कहा जाता है, उसको एज इट इज़ सारे का सारा निकाला जाता है और उसके बाद उस ज़ख्म को बंद कर दिया जाता है, टांके लगा दिए जाते हैं और फिर 1 हफ्ते या 10 दिन बाद वो टांके निकाल दिए जाते हैं। ये एक कन्वेंशनल तरीक़ाकार है। इसके फ़ायदे भी थे अपने और कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात की अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि इसमें एक कट होता है तो पेशेंट को पेन फील होता है ऑपरेशन के कुछ टाइम के बाद, और इससे ज़्यादा मेन जो चीज़ है अनमेरिड फीमेल्स में क्योंकि फाइब्रोएडेनोमा होता है तो एक कॉस्मेटिक इशू जो स्कार की वजह से आता है। तो ये दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ती हैं। अब अगर हम इसकी एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ तो इसकी एडवांस ट्रीटमेंट है लेज़र थेरेपी। ठीक है, लेज़र थेरेपी उसको लेज़र के थ्रू हम इसको कोएगुलेट करते हैं। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस करवाता है लेज़र। लेज़र बेसिकली क्या है? लेज़र एक लाइट एनर्जी है जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब हम उसको किसी भी चीज़ के ऊपर यूज़ करते हैं तो वो लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो जो वहाँ पे चीज़ होती है उसको जला देती है। उसको नेक्रोसिस या कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का नाम दिया जाता है इंसानी जिस्म के अंदर। इसमें करने का तरीकाकार क्या होता है? एक छोटी सी बिल्कुल सुई, जिस तरह हमारी ये कोई ड्रिप लगती है या कोई इंजेक्शन लगता है, इतनी सुई से हम उस
पॉइंट तक जाते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से जहाँ पे फाइब्रोएडेनोमा मौजूद है। उस जगह पे जाते हैं, हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और वहाँ पे पहुँच के हम एक लेज़र का जो फाइबर होता है, जो लेज़र जिसमें लाइट होती है, हम वो फाइबर वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ पे फाइब्रोएडेनोमा मौजूद है। उसके बाद इसकी कुछ वेवलेंथ्स होती हैं और कुछ इसकी वॉट्स होते हैं और कुछ ड्यूरेशन होती है। ये मैटर करती है हमने उसमें किस साइज़ का है और हमने कितना उसमें इफ़ेक्ट देना है, क्योंकि अगर हम इसको ओवरडू करेंगे तो वहाँ पे बर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसको इस सारे पैरामीटर्स को हमें एक लिमिट के अंदर रख के तो वहाँ पे लेज़र किया जाता है। लेज़र से क्या होता है वहाँ पे कि वो जो एरिया है उसकी जितनी भी खून की शरेयानें होती हैं वो सब सिकुड़ जाती हैं और श्रिंक उसी टाइम पे हो जाती हैं और उसके अलावा बिल्कुल उसका छोटा साइज़ वहाँ पे रह जाता है। अब जो आप अगर इसकी एवरेज देखें तो 70 to 80% जो साइज़ है वो एट द टेबल, पेशेंट के जब टेबल के ऊपर है, ऑपरेशन टेबल के ऊपर, तो उसी टाइम वो ख़त्म हो जाता है। जो बाकी 20 to 30% है वो आने वाले 4 to 6 वीक्स के अंदर 100% ख़त्म हो जाता है। हम इसमें सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा मतलब इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसमें स्कार नहीं आता। जब एक सुई का निशान होगा सिर्फ, तो वो जिस तरह ऐसे ही है कि जिस तरह कोई और सुई जिस्म पे लगती है किसी जगह पे, तो जितना सा उसका निशान आता है तो वो एक वक्त के बाद जल्द उसको कवर कर लेती है, तो स्कार ख़त्म हो जाता है। अब वहाँ पे कोई कट नहीं है, कोई स्टिच नहीं है, तो वहाँ पे खिंचाव या दर्द, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो हम उसमें मिनिमाइज़ कर देते हैं पेशेंट की सफरिंग को। तीसरी चीज़ ये है कि ये एक एडवांस जो ट्रीटमेंट है, ये इसके रेडिली रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसी टाइम पेशेंट को रिस्पांस मिल जाता है। वो जिस मकसद के लिए आया था, एक बीमारी लेके आया था, जब वो जा रहा होता है तो उसमें 70-80% ख़त्म हो चुका होता है और विदाउट एनी विजिबल स्कार्स या विजिबल कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि यहाँ पे कोई सर्जरी या इंटरवेंशन हुई है। उसके अलावा ये एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट प्रोसीजर है। पेशेंट को अस्पताल में दाखिल रहने की ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट आता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन जो बेसलाइन है वो करवाई हैं, उसके बाद हम उसको इस ऑपरेशन को हमें मुकम्मल बेहोशी भी नहीं देनी पड़ती है। हम इसको इस एरिया को सुन करके, जिसको लोकल इंजेक्शन कहते हैं, हम उसके अंदर भी कर सकते हैं। जब ये करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद पेशेंट अपने घर जा सकता है। अगर वो कोई वर्किंग लेडी है या कोई काम करती हैं या घर के काम है, तो वो डेफिनेटली उसी शाम में अपने काम कंटिन्यू कर सकती हैं। सर बहुत अच्छा बताया आपने। सर ये बताएं, क्या ट्रीटमेंट के बाद दोबारा भी हो सकती है ये? जी, देखिए, इसकी पैथोलॉजी, फिर वही बात हम करेंगे कि पैथोलॉजी इसकी हार्मोनल है। हार्मोन्स जो हैं वो जितना ब्रेस्ट टिश्यू है सारों पे असर करते हैं, हर जगह पे वो असर करते हैं। अब एक जगह पे मतलब अगर हम इसको लोकेशन हम इसकी देखते हैं हमेशा, ये जिस तरह घड़ी के सारी सुइयाँ होती हैं 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, इस तरह। तो अगर देखें, अगर किसी को आज 3 o'clock पे एक लंप मौजूद है, उसका उसने ट्रीटमेंट करवा लिया, तो 3 o'clock पे उसके लंप दोबारा होने के चांसेस बहुत निगलिजिबल हों, बहुत कम होंगे। लेकिन उसके अलावा 9 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock जहाँ पे हार्मोन्स का असर होता है, तो वहाँ पे बनने के चांसेस होंगे, लेकिन उसको हम दोबारा नहीं कह सकते, वो एक नया डिजीज़ प्रोसेस होगा, वो एक नई गिल्टी होगी। तो इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए या इसको जल्द डायग्नोज करने के लिए हम इसीलिए कहते हैं कि सब खातून अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो सेल्फ एग्जामिनेशन है, वो हर महीने, हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद लाजमी किया करें। जी, बाकी सर को टेक होम मैसेज दें जवान बच्चियों के लिए, घर में जो बैठी ख़वातीन हैं उनके लिए, कि वो क्या करें? जी, सबसे पहले तो मेरा ये मैसेज है कि जब भी आपको कोई इस तरह की चीज़ या एबनॉर्मेलिटी फ़ील हो, तो उसमें शर्म या छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जितना लेट डायग्नोसिस होगा उतना डिज़ीज़ के सर्वाइवल के चांसेस, सक्सेस के चांसेस वो बतदरीज कम होते जाते हैं। तो बेशक वो बिनाइन डिजीज़ है, बेशक वो मैलिग्नेंट डिजीज़ है, ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये चाहिए कि जैसे ही आपको महसूस हो कोई भी एबनॉर्मेलिटी, साख्त, कोई डिस्चार्ज की सूरत में, कोई साइज़, शेप या किसी भी रंगत की सूरत में, वहाँ पे कोई भी आपको चेंज ऐसी फ़ील हो जो कि नॉर्मल नहीं फ़ील हो रही है आपको, तो सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर या कंसल्टेंट सर्जन या किसी भी मुस्नद मौलिज को दिखाएं। उसके बाद वो वहाँ से आपके एग्जामिनेशन पे जाएंगे और वहाँ से इन्वेस्टिगेशंस पे जाएंगे। और इसको प्लीज़ दरमियान में मत छोड़िए अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है, ताकि इसका ट्रीटमेंट पूरा हो। और वो बेशक बिनाइन हो, बेशक मैलिग्नेंट हो, दोनों का इलाज मौजूद है, दोनों के सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ डायग्नोसिस, एक स्क्रीनिंग जिसका हम नाम लेते हैं स्क्रीनिंग, उसकी ज़रूरत है। तो स्क्रीनिंग लाजमी करवाइए जब भी ये कैंप्स होते हैं। अब इसको हमारे पाकिस्तान में बहुत अपर लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, प्राइवेट के लेवल पे इसके डेज़ रख दिए गए हैं और स्क्रीनिंग कैंप्स गाहे बगाहे ये लोगों में अवेयरनेस भी दी जाती है। और स्क्रीनिंग कैंप्स सरकारी अस्पतालों में, इवन BHU RHC के लेवल पे भी स्क्रीनिंग कैंप्स लग रहे हैं। तो लाजमी स्क्रीनिंग कैंप्स में जाएं।
कुछ ना हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ हो तो वो अर्ली पिक हो जाए ताकि उसके रिजल्ट्स, उसके ट्रीटमेंट और उसकी सक्सेस उतनी ही ज़्यादा बेहतर हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, डॉक्टर हमने आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती राय का। आपका कोई भी सवाल हो छाती के गिल्टी के मुतालिक तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम फ्री कंसल्टेशन करते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।